स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर बिना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग केवीएस एग्ज़ाम के पीजीटी के का आरोह भाग 1 का नमक का दरोगा हम लोग पढ़ेंगे। नमक के दरोगा ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। नमक का दरोगा का प्रकाशन वर्ष 1914 में प्रेमचंद के बोट है, जिसमें आदर्श समूह की यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जाता है। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा रचित लघु कथा है। कौन सी कथा है? ये एक तरह की लघु कथा है। याद रहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। ये इस कहानी में कौन से मुद्दे उठाए गए हैं? इस कहानी में कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया। अगर जब हम लोग कहानी पढ़ने जाएंगे तो इसमें कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और कर्मपरायणता को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह शिक्षा दी जाती है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश होती है। ये इस कहानी में बताया गया है। कहानी आज़ादी से पहले की कहानी है। ये नमक का दरोगा कब की कहानी है? ये आज़ादी की पहले की है। इस बात है 1914 की है, तो ये आज़ादी की पहले की कहानी है। नमक का नया विभाग। उस समय क्या हुआ था कि नमक का एक नया विभाग बना। विभाग में ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आप जो कमाई करते हैं उससे ज़्यादा ऊपरी कमाई होती है कि आप बाहरों से भी उसमें कमाई कर सकते थे। तो वैसे ही विभाग था नमक विभाग। इसलिए सभी व्यक्ति इस विभाग में काम करने को उत्सुक थे। उस दौर में फारसी का बोलबाला था। कौन से भाषा का बोलबाला था? फारसी का। और उच्च ज्ञान के बजाय केवल फारसी में प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर ही लोग उच्च पदों पर पहुंच जाते थे। मुंशी वंशीधर, एक कैरेक्टर थे मुंशी वंशीधर, ने भी फारसी पढ़ी और रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके घर की आर्थिक दशा खराब थी। उनके पिता ने घर से निकलते समय उन्हें बहुत समझाया, जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो। मतलब उनके पिताजी का कहना था कि ऐसा कोई कमाई करना कि जिसमें क्या हो, तुम्हारी वेतन भी बचे और ऊपरी कमाई से तुम्हारा क्या हो, रोज़मर्रा के खर्चे निकल पड़े। वैसी कमाई होनी चाहिए, ऐसी ही नौकरी होनी चाहिए। तो जिसका सार यह था कि ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी कमाई हो और आदमी तथा अक्सर देख कर घूस ज़रूर लेना। मतलब आदमी को देख कर ही घूस लेना। वंशी पिता से आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं। भाग्य से नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है, जिसमें वेतन अच्छा था, साथ ही ऊपरी कमाई भी ज़्यादा थी। यह खबर जब पिता को पता चली तो वो बहुत खुश हुए। मुंशी वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण से सभी अधिकारियों को मोहित कर लिए थे। जाड़े के समय एक रात वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे। उनके दफ्तर में 1 मील पहले जमुना नदी है। मतलब 1 मील के बाद क्या है? जमुना नदी है, जिस पर नाव का पुल बना हुआ है। इसका नाव का पुल बना हुआ है। गाड़ियों की आवाज़ और मल्लाहों की कोलाहल से उनकी नींद खुल गई। बंदूक जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंचे। वहां गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। उन्होंने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? फिर अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो पता चला ये किसकी है? पंडित आलोपी दीन की। किसकी है? पंडित आलोपी दीन की। मुंशी वंशीधर चौंक पड़े। पंडित आलोपी दीन इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। कौन थे? इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का
व्यापार था। वंशीधर ने जब जांच किया तब पता चला कि गाड़ियों में नमक के ढेले के बोरे हैं। उन्होंने गाड़ियां रोक ली। पंडित जी को यह बात पता चली तो वो अपने धन पर विश्वास किए वंशीधर के पास पहुंचे और उन्हें गाड़ियों के रोकने के बारे में पूछा। पंडित जी ने वंशीधर को रिश्वत देकर गाड़ियों को छोड़ने को कहा, परंतु वंशीधर अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और पंडित जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रिश्वत को बढ़ाया भी, परंतु वंशीधर नहीं माने और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिए। अगले दिन यह खबर हर तरफ फैल गई कि पंडित आलोपीन दीन के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अदालत में लाया गया। हृदय में ग्लानि और क्षोभ और लज्जा से उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सभी लोग चकित थे कि पंडित जी कानून की पकड़ में कैसे आ गए। मतलब वो लाखों की, इतने सालों से लाखों की कारोबार कर रहे हैं, नमक का व्यापार कर रहे हैं, पर आज वो कैसे पकड़े गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। सारे वकील गवाह पंडित जी के पक्ष में थे। वंशीधर के पास केवल सत्य का बल था। न्याय की अदालत में पक्षपात चल रहा था। मुकदमा तुरंत समाप्त हो गया। पंडित आलोपी दीन को सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया। वंशीधर के उद्दंडता और विचारहीनता के बर्ताव पर अदालत ने दुख जताया, जिसके कारण एक अच्छे व्यक्ति के कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे अधिक होशियार रहने को कहा। पंडित आलोपी दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। रुपए बांटे गए। वंशीधर को व्यंग्यवाणों को सहन करना पड़ा। 1 सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला और नौकरी से हटा दिया गया। पराजित हृदय शोक और खेत से व्यवस्थित अपने घर की ओर चल पड़े। वहां घर पहुंचे तो पिताजी ने कड़वी बात सुनाई। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह तक बात नहीं की। जब जॉब से उसके नौकरी से उन्हें निकाल दिया गया तब की। 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। वंशीधर के पिता राम नाम की माला जाप कर रहे थे। तभी वहां एक सजा हुआ एक रथ आकर रुका। पिता ने देखा, पंडित आलोपी दीन है। ये कौन है? ये पंडित आलोपी दीन है। झुककर उन्हें दंडवत किया और दंडवत प्रणाम किया और चापलूसी भरी बातें करने लगे। साथ ही अपने बेटे को कोसा भी। पंडित जी ने बताया कि उन्होंने कई रसोइयों और अधिकारियों को देखा और सबको अपने धनबल का गुमान बनाया। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया हो। वंशीधर ने जब पंडित जी को देखा तो स्वाभिमान सहित उनका सत्कार किया। उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, परंतु पंडित जी की बातें सुनकर उनके मन का मैल मिट गया और पंडित जी की बातों को उनकी उदारता बताया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार है। इस बात पर पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला और उसे प्रार्थना स्वीकार करने को बोला। वंशीधर ने जब कागज पढ़ा तो उसमें पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया। क्या किया? अस्थायी मैनेजर नियुक्त किया। कृतज्ञता से वंशीधर की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा कि वे इस पद के योग्य नहीं हैं। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो यह कार्य कर सके। पंडित जी ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि उन्हें विद्यावान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी की कागज पर दस्तखत कर दिया। पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा दिया। अब देखिए वहाँ पे आलोपी दीन जिसे वंशीधर ने पकड़ लिया था उन्हें कि वो नमक का व्यापार कर रहे थे, तो उन्हें लगा ये गलत है और इसीलिए उन्हें जेल में बंद भी कर दिया। लेकिन उनके पास सबूत नहीं होने के कारण उन्हें छोड़ भी दिया गया। लेकिन आलोपी दीन ने एक बात जरूर देखी, वंशीधर एक कर्मनिष्ठ इंसान थे। उनको उनके गुण बहुत ही उन्हें प्रिय लगा, भाग गया। इसीलिए उन्होंने उनके गांव में जाकर उन्हें अपने यहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरी दी।
अब यहाँ पे पात्र के रूप में कौन कौन से, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पात्रों। ठीक है, वंशीधर कौन थे? नमक का दरोगा। कौन थे? नमक का दरोगा, मतलब दरोगा थे एक। आलोपी दिन कौन थे? प्रतिष्ठित जमींदार। कौन थे? जमींदार। बदलू सिंह कौन था? जमादार। कौन था? जमादार। स्थान कौन था? दातागंज कानपुर। याद रहे, स्थान का नाम पूछ लेता है तो कौन सा था? दातागंज कानपुर। और नदी कौन सी थी? याद होगा आपको, 1 मील जमुना नदी। ठीक है, कौन सी थी? जमुना नदी। और इस चैप्टर से कुछ पंक्तियाँ पूछी जाती है जो बहुत ही प्रचलित है, और कभी कभी इसे लाइन के तौर पे पूछ दी जाती है, और इसमें कौन इस वाक्य को कहा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं, देखिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी कमाई हो। मतलब इस चैप्टर में कुछ कुछ लाइन बहुत ही फेमस और प्रचलित है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक ये है कि ऐसा काम करना जहाँ ऊपरी कमाई हो। मतलब ऐसा काम करना कि आपके वेतन भी रहे और उसके बाद भी ऊपरी कमाई भी आपकी होती रहे। नौकरी में अवधि की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। नेक्स्ट देखिएगा, निगाह चढ़ने और चादर पर रखनी चाहिए। मासिक वेतन तो क्या है? पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। मतलब कब? जिस दिन आपको तनख्वाह मिलती है, आपको उस दिन ही पैसे दिखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है, और करते करते लुप्त हो जाते हैं। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। यहाँ पे कहा गया ऊपरी आय क्या है? जो ऊपरी आय, जो आपके जो वेतन मिलते हैं, वेतन से अलग जो मिलते हैं, वो क्या है? बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास होती है। और सभी चाहते हैं कि ऊपरी कमाई भी हो, ताकि वो क्या हो, क्योंकि बहुत अधिक वेतन नहीं होने के कारण लोगों की रोज़गार उसमें पूर्ण नहीं हो पाती है, इसीलिए वो अपनी नौकरी के साथ कुछ अलग भी कार्य करते हैं ताकि वो अपनी इच्छाओं को क्या कर सकें? पूरी कर सकें। वेतन मनुष्य देता है, इसमें एक और कथन है, क्या है? वेतन क्या है? मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। मतलब यहाँ पे एक वाक्य कहा कि मनुष्य क्या है? वेतन मनुष्य देता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी कौन देता है? ईश्वर देता है। कौन देता है? भगवान देता है। और इसीलिए इसमें क्या होती है? बरकत होती है। लड़कियां हैं, ये घास फूस की तरह बढ़ती ही जाती है। इस संसार में उसके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शन और आत्मवलंबना ही अपना सहायक था। अन्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। किसमें? लक्ष्मी, जो धन की देवी है, उन्हें वो जैसे न चाहती है न चाहती है। अगली कुछ लाइनें हैं। न्याय के मैदान में धर्म, कौन सी? न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब न्याय के मैदान में आपको धर्म देखना है या धन देखना है, इसके बीच में क्या हो गई? युद्ध छिड़ गया। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। धर्म ने धन को पैरों तले क्या कर डाला है? कुचल डाला है। इस प्रकार कुछ पंक्तियाँ थी जो नमक के दरोगे से, और बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट लाइन भी है, और इनकी जो पात्र हैं, पात्रों के नाम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमें याद रखना होगा, क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम में आपके पूरी एनसीईआरटी आ रही है। तो इसमें से एक पहला ये चैप्टर मैंने नमक का दरोगा आपको पढ़ाया है, और इसमें सभी चीज़ दिया गया है, और आपको कहीं से भी बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।